दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने चैनल भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन से पता चलता है कि जातियों का जो निर्माण हुआ है वो लगभग पेशेगत है। भौरपासी खटिक के सह संबंध के विषय में मैंने अपने तमाम कई वीडियोज में यह कहा है कि इन समुदाय का खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, शादी विवाह, पूजा पाठ की जो सारी चीजें हैं के साथ साथ ये भी है कि इनका जो मेहमानों के प्रति आव भगत का जो भाव है वो लगभग समान है। कुछ तो ऐसे विशेष कारण हैं ही जहां आज के समय में अलग अलग जातियों में ये बटे हुए हैं। बावजूद इसके कुछ तो कारण है जहां इन सारी चीजों में इनकी पूरी संस्कृति एक दूसरे से मिलती। आप देखें, हालांकि बीच में इन समुदायों के कुछ चालाक, राजनीति परक और वैचारिक की स्थिति को अपने ढंग से ढालने की कोशिश करते हुए अपना अपना तर्क और व्यवस्था दिया है। जबकि सच ये है कि यह समुदाय बहुत ही पुराना है। वो हमारे भारतीय देश के मिट्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह की राजनीति इनके चालाक वर्गों के लोग करते हैं, उस आधार पर अपने को जो हमारे यहाँ वर्गीय व्यवस्था है, वर्णीय व्यवस्था है, कहीं न कहीं अपने को जोड़ते हैं और कहते हैं कि हम इस वंशावली से हैं। वो राजभर भी कर रहा है, पासी भी कर रहा है और कहीं न कहीं कुछ माने में खटिक भी कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जबकि उसका मूल इन तीनों समुदायों का कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तमाम जो सारी चीजें मैंने देखा, कोशिश की समझने की कि क्यों ऐसा है, बावजूद इसके कि एक दूसरे को लोग अपनी उपजाति बना करके रखने में अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, जबकि ये कोई बहुत बड़ा सच नहीं। अगर देखा जाए तो सच ये है कि ये तीनों समुदाय कहीं न कहीं भारत की शासक जातियां जो आदिकालीन रही वो नागवंश से जुड़ी हुई है और नागवंश का इतिहास तक्षशिला से जुड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि राजभरों के जो शासन के स्थान हैं, जो किले हैं, जो दुर्ग हैं, पासियों के भी और खटिकों का भी, ऐसे तो बहुत कम ही खटिक समुदाय के राजाओं और किलों का वर्णन कहीं खोजने में मिलता है। अन्यथा अधिकतर
राजभर समाज के और उसके बाद पासी समाज के सारी कुछ मिलती है। मैंने बल्कि एक वीडियो में पूछा भी था कि आप अगर खटिक समाज को अपने समुदाय से जोड़ते हैं तो इसका राजा कहाँ है, इसका किला कहाँ है, इसका दुर्ग कहाँ है, इसका डीह कहाँ है, इसके जवाब शायद हमें नहीं मिला। आप देखिए, ये तीनों समुदाय के रहन सहन और सारी व्यवस्थाओं को देखने से ये लगता है कि ये तीनों समुदाय कहीं न कहीं सत्ता के अंग रहे हैं और रहे हैं एक साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए कि तक्षशिला कहाँ है, इसको आप जानते ही, और इनका शासन, इनका दुर्ग, इनके किले, इनके राजा प्राय उत्तरी भारत और मध्य भारत तक ही, दक्षिणी भारत में नहीं, बहुत कम है। अब भले जाकर के लोग बस गए हैं, अपना आशियाना बना लिए हैं, विभिन्न सरनेम लगा रहे हैं, बावजूद इसके इनका अधिकतर जो स्थान है वह पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के बाद प्राय महाराष्ट्र में तो शायद ही मिले, सिमट जाता है इधर ही। यह सच है कि नागवंश का विस्तार तक्षशिला से जब आगे बढ़ा तो इनके जो राजनीति में प्रधान थे, राजनीति की जो समझ रखते थे, वो राजा इन्हीं क्षेत्रों से। और खटिक पासी की संख्या भी इसी क्षेत्रों में है, पूर्वांचल में है, थोड़ा मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, आपका पश्चिमांचल यूपी में है, लेकिन बाकी उसके बाद है तो खोजने का विषय है, लेकिन अधिकतर जगह यही है और इनकी आबादी भी इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ की जो मूल निवासी हैं वो आदिवासी है, जंगल में है, जिसे हम वनवासी भी कहते हैं। और जो बहुत गहरे इतिहास में, बहुत प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि नागवंश के पहले यहाँ परैया जाति हुआ करती, परैया जो जंगलों में हैं तो सिमटे, उनकी संस्कृति, उनका रीति रिवाज, उनकी सारी चीज 11वीं से 12वीं शताब्दी की बात काफी सिमटा है। पहले तो कुछ था भी, जब जातियां रूढ़ हो गई और इनको चालाक किस्म के शासक या मनवादी शासक या ब्राह्मणों का जब प्रवेश हुआ तो आप जानते हैं कि जो विजय श्री हासिल करता है वो दूसरे को कैसे रखता है, जिसका परिणाम सामने। और ये जातियां भी, भरपासी खटिक भी, आपस में भी खड़े, लेकिन थे एक ही अंग। और जो स्वभाव है, आज भी राजभर का स्वभाव राजनीति प्रधान है। आज भी पासी का स्वभाव राजनीति के साथ साथ सुरक्षा प्रधान है। और खटिक का स्वभाव आज भी राजनीति में सबसे कम और सुरक्षागत भी थोड़ा कम, लेकिन व्यापार में ज़्यादा है। वह बिजनेस प्रधान है, वह व्यवसाय प्रधान दिमाग रखता है। स्वाभाविक है कि अगर खटिक समाज पर, उसके इतिहास पर पुस्तकें अगर खोजी जाएं तो बहुत कम है, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा राजभर समाज की पुस्तकें आई हैं, उन पर आई है। उनके कहीं न कहीं पौराणिक इतिहास भी मिल जाते हैं, पासी के भी मिल जाते हैं, लेकिन कम है। तो जो समाज व्यवसाय प्रधान है,
आज भी पूरे भारतीय राजनीति के परिवेश में देख लीजिए कि बनिया वाणिज्यिक समाज का व्यक्ति राजनीति में कितना है, किस उच्च स्तर तक पहुंचा है, आप खोज सकते हैं। यही कारण है कि खटिक समुदाय का व्यक्ति राजनीति से उतना दिलचस्पी न रखने के कारण शिक्षा में भी पिछड़ गया और अपना खुद का इतिहास सुरक्षित नहीं रखता। हो सकता है कि राजभर समाज में उसके शासन सत्ता के काल में भी यदि पासी सुरक्षा का काम, सैनिक का काम देखता रहा होगा, तो खटिक भी व्यवसायिक पूर्ति का काम अवश्य किया। और तीनों का आपसी सहसंबंध था, इसलिए कहा भी जाता है, बुजुर्ग कहते भी थे कि रोटी और बेटी का भी संबंध इन समुदायों के बीच में था। इसीलिए कहीं कहीं देखा जाता है कि आपसी संबंध की वजह से पासी खटिक भी हैं और भर खटिक कुछ है उपजातियों में, ऐसा कहीं मैंने देखा। और दूसरी चीज है कि जो व्यावसायिक व्यवस्था है, यह साधन संसाधन आर्थिक संपन्नता का एक प्रतीक है, लेकिन शैक्षिकता का प्रतीक नहीं है, बहुत ज्यादा राजनीति का प्रतीक नहीं है। ये समझौता परस्त होते हैं, इसलिए अपने आप में मस्त होते हैं। आप देखिए कि हमारी खटिक समाज की संख्या राजस्थान वगैरह में सर्वाधिक है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, आपका हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उसके बाद संख्या आती है। और यह भी सिद्ध करती है कि हम नागवंशी हैं। तक्षशिला का जो विस्तार हुआ, जो मानवीय विस्तार हुआ, जो राजशाही का विस्तार हुआ, वो आगे बढ़ा। और आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि जब आर्य भारत में प्रवेश किए तो भी इस उत्तर भारत में ही उनकी संख्या ज्यादा है। अयोध्या से राम का दक्षिण भारत में जाना और वहां के तमाम आदिवासी राजाओं से मुलाकात होना और आपसी दुश्मनी और बैर जो किसी कारण एक दूसरे राजा के बीच में था, एक दूसरे को परास्त करने की जो परिस्थितियां हैं, वह यह सिद्ध करती हैं कि दक्षिण भारत में बहुत देर से मनवादी व्यवस्था के लोग, या जिसे आज हम सवर्ण के रूप में जानते हैं, फॉरवर्ड के रूप में जानते हैं, या जिसे हम आर्य कहते हैं, वो देर से पहुंचे हैं। आज भी वहां संख्या कम है। ये उत्तर भारत में ही ज्यादा है, मध्य भारत में। तो सभी लोग का प्रवेश उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से हुआ है। ये बहुत सारे इतिहास भरे पड़े हैं इसके, प्राचीन इतिहास आप पढ़ें, आपको बहुत ज्यादा जानकारियां होगी। अगर आप भगवत शरण उपाध्याय को पढ़ें, या छोड़िए जो अभी युवाल नोआ हरारी की किताब आई है, उसी को पढ़कर देख लें, मार्क्स को पढ़ करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सारा प्रवेश उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र से हुआ। लेकिन ये माना जाता है कि नागवंश का उद्भव, चूंकि शक्तिशाली थे, नाग को अपना चिन्ह मानते रखते थे राजनीतिक रूप से, इसलिए इनको नागवंशी कहा गया। और ये नागवंश का प्रसार भी इधर से हुआ। तो ये संबंध है भर पासी खटिक के बीच में जो हमें देखने को मिलता है, वह यह सिद्ध करता है कि भर पासी खटिक का समुदाय अतीत में एक जगह से ही लगभग जुड़ा रहा। इनके कार्य अलग अलग थे।
अब ये अलग का प्रश्न है कि इसमें खटीक पुराना है कि पासी पुराना है कि राजभर पुराना है, और किस वंश से, किसी एक वंश से तीनों का उद्भव हुआ है या तीनों के वंश अलग अलग हैं, लेकिन आज ये सब कुछ अलग अलग माना जा रहा है। रही एक बात मैं और कहना चाहता था कि जो व्यापारी वर्ग है, इसमें कहीं एक वंश, एक वर्ग के लोग ही नहीं आते हैं। व्यापार की विकासशीलता, आर्थिक संसाधन को देखते हुए इसमें तमाम सारे वंशावली के लोग, तमाम सारे जातियों के लोग जुड़ते हैं, और खटिक में भी ऐसा है। चाहे वो शुनकर हों, चाहे चक हों, चाहे अन्य भी जितनी टाइटल्स लोग लगा रहे हैं, जो 2000 तक टाइटलें हैं हमारे यहाँ, करीब 1100 गोत्रों की चर्चा होती है, वो अलग अलग हैं, लेकिन इनका सारा बिजनेस कहीं न कहीं उस मांस व्यापार से जुड़ा है। चाहे वो सूअर का व्यापार करते हैं, चाहे बकरा का व्यापार करते हैं, चाहे अन्य मांस का बिजनेस करते हैं, या इसको छोड़ करके अन्य बिजनेस लाइन में आ गए। तो यह एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर ठीक ढंग से खोजने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और आपसी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, आपसी एकता की ज़रूरत है, ताकि हम शासन सत्ता में ठीक से भागीदारी कर सकें। इसी के साथ आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।